गुड मॉर्निंग मेरे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे किसकी? एंजाइम नोमेनक्लेचर की। तो एंजाइम का नामकरण करने के लिए प्राचीन समय से अनेक विधियां दी गई थी। इसमें सबसे पहली विधि आ गई थी बेटा प्राचीन विधि। प्राचीन विधि में क्या था? इस विधि में एंजाइम का नामकरण एंजाइम को जिस स्रोत से प्राप्त किया गया था उसी के आधार पर उसका क्या किया गया था बेटा? नामकरण किया गया था। अब कुछ समय पश्चात ये विधि क्या कर दी गई? नकार दी गई। लेकिन कुछ एंजाइम के नाम इतने प्रचलित हो गए कि आज भी कोई नाम चलते हैं। जैसे बेटा एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन। फिर इसके पश्चात प्राचीन विधि के पश्चात दूसरी विधि विकसित हुई थी बेटा कौन सी? तो दूसरी विधि थी बेटा क्रियाधार के अंत में एज फिक्स या एज पर जोड़कर, जैसे एंजाइम किस क्रियाधार पर कार्य करता है उसी के अंत में एज पर जोड़कर एंजाइम का नामकरण किया गया। जैसे एग्जांपल कोई सुक्रोज में कार्य करता है तो एंजाइम का नाम क्या हो गया बेटा? सुक्रेज। यदि माल्टोज में कार्य करता है तो नाम क्या हो गया? माल्टेज। लैक्टोज पर कार्य करता है तो उसका नाम क्या हो गया? लैक्टेज। प्रोटीन पर कार्य करता है तो प्रोटीन्स। लिपिड पर कार्य करता है तो लैक्टिन्स। फिर तीसरी विधि कौन सी विकसित की गई बेटा? अभिक्रिया की प्रकृति के अंत में या प्रकृति के आधार पर। अब एंजाइम द्वारा किस अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया जाता है उस अभिक्रिया की प्रकृति क्या है उसके अंत में क्या लगा करना? एक सफिक्स लगाकर। जैसे कोई एंजाइम किसी क्रियाधार का क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है तो उस एंजाइम का नाम क्या रख दिया? ऑक्सीडेज। कोई एंजाइम किसी क्रियाधार का क्या करता है? रिडक्शन यानी कि अपचयन करता है तो एंजाइम का नाम क्या हो गया? रिडक्टेज। कोई एंजाइम किसी क्रियाधार का डिहाइड्रोजनेशन करता है। डिहाइड्रोजनेशन का क्या है? किसी क्रियाधार से या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का बाहर निकलना, जल का बाहर निकलना तो क्या है? डिहाइड्रेशन। और हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना डिहाइड्रोजनेशन। एंजाइम का नाम क्या रहेगा? डिहाइड्रोजनेज। चौथा शब्द बन गया था जैसे किसी क्रियाधार का क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या था? किसी क्रियाधार से CO2 के अणु का बाहर निकलना डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन को प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेज। इसी प्रकार कार्बोक्सिलेशन का क्या है? किसी क्रियाधार के साथ CO2 के रूप में कार्बन का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम का नाम क्या होगा? कार्बोक्सिलेज। फिर इसके पश्चात चौथी विधि विकसित की बेटा किसके आधार पर? क्रियाधार व अभिक्रिया की प्रकृति के आधार। अब उसके पश्चात वर्तमान समय में जो एंजाइम के नामकरण के लिए विधि काम में आती है वो बेटा कौन सी है? क्रियाधार व अभिक्रिया की प्रकृति दोनों के आधार पर। इस विधि में क्या कहता है? एंजाइम जिस क्रियाधार पर काम करता है उस क्रियाधार का नाम और अभिक्रिया की प्रकृति क्या है उसके अंत में क्या लगाना? ए सफिक्स जोड़कर एंजाइम का नामकरण किया गया है। जैसे पायरुविक एसिड होगा, इस पायरुविक एसिड का कोई एंजाइम क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन करता है। क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन करता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? एस्टल्डिहाइड प्लस CO2 बनता है। अब इस रिएक्शन में पायरुविक एसिड का क्या बनना? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या बाहर निकल रही है? CO2 और साथ में क्या बन रहा है? एस्टल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम क्या रखेगा? पायरुविक
CO2 बाहर निकल रही है, तो उस अभिक्रिया की प्रकृति के अंत में क्या लगा देगा, एस कर देने लगा। तो इस अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम क्या रख दिया, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। अब देखो जैसे एक एंजाइम है बेटा PEP, एक 3 कार्बन का कंपाउंड है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, उसके साथ क्या जुड़ती है, CO2 जुड़ती है, उसके फलस्वरूप क्या बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, CO2 उसके साथ जुड़ गए। किसके साथ जुड़ गए बेटा, PEP। तो क्रियाधार क्या होगा, PEP, और CO2 के जुड़ने का मतलब कौन से क्रिया हुई, कार्बोक्सिलेशन। तो इस अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है बेटा, PEP कार्बोक्सिलेज। PEP कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ एंजाइम के नामकरण की पहली विधि होगी प्राचीन विधि। प्राचीन विधि में नामकरण करने के लिए एंजाइम को जिस पदार्थ से पृथक किया गया है या जिससे पृथक किया गया है उसके आधार पर, अब ये विधि कुछ समय पश्चात क्या कर देंगे बेटा, नकार दी थी। लेकिन कुछ एंजाइम के नाम इतने प्रचलित हो गए कि आज भी उनके नाम से जाना जाता है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन। फिर है बेटा किसी दूसरा बेटा क्रियाधार के अंत में एज लगा। दूसरी विधि नाम की क्या हो गई, क्रियाधार के अंत में एज सफिक्स जोड़कर। एंजाइम जिस क्रियाधार पर कार्य करता है उसके अंत में क्या लगा दो बेटा, ए जोड़कर उस एंजाइम में क्या कहता है, नाम की क्या कहता है, जैसे सुक्रोज से सुक्रेज, सुक्रेज, माल्टोज से माल्टेज। तीसरी विधि कौन से बेटा, अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर। अब तीसरी विधि में क्या कहता है, एंजाइम द्वारा जो अभिक्रिया उत्प्रेरित की जाती है उसकी प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के अंत में क्या लगा दो, एज सफिक्स जोड़ो। जैसे कोई भी एंजाइम किसी पदार्थ का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम का नाम हो गया ऑक्सीडेज। अगर कोई एंजाइम किसी क्रियाधार का रिडक्शन कर रहा है तो एंजाइम का नाम क्या होगा, रिडक्टेज। कोई एंजाइम किसी क्रियाधार का क्या करता है, डिहाइड्रोजनेशन का ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना, डिहाइड्रोजनेशन। तो एंजाइम का नाम क्या होगा, डिहाइड्रोजनेज। डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 का बाहर निकलना किसी क्रियाधार से, एंजाइम का नाम क्या होगा, इस अभिक्रिया को प्रेरित करने वाला डीकार्बोक्सिलेज। फिर इसके पश्चात वर्तमान में चौथी विधि जो है उसमें एंजाइम का नामकरण करने के लिए क्रियाधार और अभिक्रिया की प्रकृति दोनों को आधार बनाया जाता है। अब इस विधि में क्या कहता है, क्रियाधार के साथ साथ जो अभिक्रिया की प्रकृति है उस अभिक्रिया की प्रकृति के अंत में क्या लगाया जाता है, ए सफिक्स जोड़ा जाता है। जैसे कोई एंजाइम पायरुविक एसिड का क्या करता है, CO2 बाहर निकले, इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अब पायरुविक एसिड से CO2 के बाहर निकलने पर क्या बचेगा, एस्टरडीहाइड। अब इस अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम किसके आधार पर, क्रियाधार पर, अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर क्या बन जाएगा, क्रियाधार क्या हो गया, पायरुविक एसिड, और उसका क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो एंजाइम का नाम क्या हो गया, पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज। यहाँ दूसरा एग्जांपल दिया गया, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसके साथ एक मोल CO2 के जुड़ने से 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। अब इस अभिक्रिया को प्रेरित करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या होगा, इसके आधार पर क्रियाधार पर अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर PEP क्रियाधार हो गया और कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, PEP कार्बोक्सिलेज। नाम क्या हो जाएगा, PEP कार्बोक्सिलेज। उसके पश्चात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम के नामकरण की मानक व क्रमबद्ध पद्धति विकसित, जिसमें एंजाइम का नामकरण इस प्रकार से किया गया कि एंजाइम के आधार पर ही उस अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी मिल सके, जिसके तहत इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने कुछ एंजाइम के नाम भी दिए थे। जैसे एक रिएक्शन अगर आप आगे बढ़ेंगे, ग्लूकोज की क्रिया किसके साथ होती है, ATP। बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
ADP। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ ADP से एक फॉस्फेट समूह बाहर निकलता है। फॉस्फेट समूह क्या निकलते ही क्या बच गया? ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, किससे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। अब निकला हुआ फॉस्फेट ग्लूकोज के छठे कार्बन पे जुड़ जाता है तो उसके फलस्वरूप क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इस अभिक्रिया को प्रेरित करने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम का सामान्य नाम है बेटा हेक्सोकाइनेज। सामान्य नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज नाम क्यों दिया? क्योंकि ये एंजाइम समूह विशिष्टता दर्शाता है। समूह विशिष्टता का क्या था? जब कोई एंजाइम एक विशेष समूह के सभी क्रियाधार पर या सभी सदस्यों पर कार्य करता है तो इस प्रकार की विशिष्टता को अपन ने क्या नाम दिया था? समूह विशिष्टता। अब हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो 6 कार्बन की कोई भी श्रृंखला हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रुक्टोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो, चाहे ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट हो, 6 कार्बन की श्रृंखला पर ये एंजाइम कार्य करता है। इसलिए इसका नाम क्या था? हेक्सो। हेक्सो का मतलब 6, काइनेज, काइनेज का मतलब गति देने वाला, ट्रांसफर करने वाला, इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या रखा? हेक्सोकाइनेज। अब इस हेक्सोकाइनेज का आई जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है उसकी मानक गति में नाम क्या रखा था? ATP डी ग्लूकोज 6 फॉस्फो ट्रांसफिरेज। अब मानक गति क्यों विकसित की गई? तो मानक गति ने क्या कहा कि एंजाइम का नामकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उस एंजाइम के नाम से ही उसके द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे उन्होंने हेक्सोकाइनेज का एंजाइम का नाम क्या रखा? ATP डी ग्लूकोज 6 फॉस्फो ट्रांसफिरेज, जिसका अर्थ क्या है कि ATP और ग्लूकोज का आगे दो प्रकार पढ़ेंगे, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज क्या है अपन बायोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, वहां अपने पास आएगा। एक दूसरे की क्या है कि विलास को प्रदर्शित करता है, क्या है डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये एंजाइम क्या समझ रहा है कि ATP व डी ग्लूकोज आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप ATP से एक फॉस्फेट समूह है ट्रांसफर हो जाता है किस पर? ग्लूकोज पर, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज 6 से फॉस्फेट बनता है। लेकिन इस पद्धति द्वारा दिए गए नाम इतने अधिक लंबे थे कि कुछ समय पश्चात इस पद्धति को क्या कर दिया गया? अन्य साइंटिस्ट द्वारा नकार दिया गया, जिसके कारण ये पद्धति वर्तमान में बहुत कम काम में ली जाती है। ये एंजाइम के नोमेनक्लेचर हो गया बेटा। अब एंजाइम के नामकरण के पश्चात दूसरी विधि आती है बेटा, एंजाइम का अगला पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के सिफारिश के आधार पर एंजाइम कमीशन नामक संगठन ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के सुझाव पर एंजाइम कमीशन ने, एक संगठन है बेटा, एंजाइम कमीशन ने एंजाइम को 6 वर्गों में क्या कर दिया बेटा? विभाजित किया। किसके आधार पर है? कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर एंजाइम को कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया? 6 ग्रुप में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब से जो दूसरा ध्यान रखना कि एंजाइम का नाम लिखते समय अपन सफिक्स या प्रत्यय के रूप में क्या जोड़ते हैं? ए सफिक्स जोड़ते हैं, जबकि ग्रुप का नामकरण करते समय उसके अंत में जे एस जोड़ते हैं। अब एंजाइम कमीशन ने एंजाइम को कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया बेटा? 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहला ग्रुप उन्होंने बनाया था कौन सा? ऑक्सीडो रिडक्टेंट जेज एसियस।
अब इस ग्रुप का क्या है, इस ग्रुप में उन एंजाइम को इंक्लूड किया गया जो अपने क्रियाधार का या तो क्या कर देगा ऑक्सीडेशन या उसका क्या कर देगा रिडक्शन कर देते हैं। उन एंजाइम को कौन से ग्रुप में रखा, ऑक्सीडोरिडक्टेजेज। अब दो एंजाइम्स आर इंक्लूडेड इन ऑक्सीडोरिडक्टेजेज ग्रुप व्हिच टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट का क्रियाधार का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करने वाले जो एंजाइम है उनको कौन से ग्रुप में रखा, ऑक्सीडोरिडक्टेजेज। अब जितने भी प्रकार के कौन से एंजाइम है आपके पास ऑक्सीडेज जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे कौन से ग्रुप में सम्मिलित कहते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेजेज में। एससीएस करते ध्यान रखना, ग्रुप का करते क्या है एससीएस या रिडक्टेज जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कौन से ग्रुप का एंजाइम होगा, ऑक्सीडोरिडक्टेजेज। अब दूसरा एग्जांपल हो गया, दूसरा ग्रुप बनता है ट्रांसफेरेजेज। ट्रांसफेरेजेज इस ग्रुप में उन एंजाइम को सम्मिलित किया गया जो अपने इस ग्रुप में उन एंजाइम को सम्मिलित किया गया जो एक क्रियाधार से किसको छोड़कर, हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर अन्य समूह या अन्य क्रियात्मक समूह जैसे फॉस्फेट समूह, एमीन समूह, कोमा कार्बोक्सिलिक समूह इत्यादि का दूसरे क्रियाधार पर क्या कर देते हैं, स्थानांतरण या ट्रांसफर कर देते हैं, उन्हें किसमें सम्मिलित करते हैं, ट्रांसफेरेज। तो ट्रांसफेरेज में किसको सम्मिलित कर रहे हैं, इस ग्रुप में उन एंजाइम को सम्मिलित किया गया है जो एक क्रियाधार से कौन से समूह किसको छोड़कर, हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर या हाइड्रोजन आयन को छोड़कर अन्य क्रियात्मक समूह जैसे फॉस्फेट समूह, एमीन समूह, कार्बोक्सिलिक समूह इत्यादि का दूसरे क्रियाधार पर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। उन्हें कौन से ग्रुप में सम्मिलित करते हैं, ट्रांसफेरेज वर्ग में। क्योंकि ट्रांसफेरेज ट्रांसफर करना, जैसे अपन एक एग्जांपल देते हैं कौन सा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अभी आपने रिएक्शन पढ़ी थी, ग्लूकोज की किसके साथ क्रिया कराते हैं, एटीपी के साथ क्रिया कराते हैं। क्या बनता है आपके पास, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस क्या बनता है साथ में, एटीपी बनता है। इसका मतलब ये एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक क्रियाधार और ये क्या होगा दूसरा क्रियाधार। अब इस क्रियाधार से कौन से समूह को, फॉस्फेट समूह को किस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे क्रियाधार पर ग्लूकोज पर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एटीपी से फॉस्फेट समूह बाहर निकलने के कारण क्या बचा, एटीपी बचा। तो इसका मतलब हेक्सोकाइनेज कौन सा एंजाइम हो गया बेटा, ट्रांसफेरेज वर्ग का हो गया। क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक क्रियाधार से किसको छोड़कर, हाइड्रोजन आयन को छोड़कर दूसरे क्रियाधार पर किसको, क्रियात्मक समूह जैसे फॉस्फेट समूह, एमीन समूह, कार्बोक्सिलिक समूह क्या करता है, ट्रांसफर करता है। फिर आता है तीसरा ग्रुप। तीसरे ग्रुप का नाम है हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज में उन एंजाइम को सम्मिलित करते हैं जो अपने क्रियाधार के साथ जल के अणु को जोड़ देते हैं या जल के अणु को क्या कर देते हैं बेटा, बाहर निकाल देते हैं। उन्हें कौन से ग्रुप में सम्मिलित करते हैं, हाइड्रोलेजेज वर्ग में सम्मिलित करते हैं। तो हाइड्रोलेजेज वर्ग में कौन से एंजाइम बेटा, इस वर्ग में उन एंजाइम को सम्मिलित किया गया है जो अपने क्रियाधार के साथ जल के अणु को क्या कर देते हैं, या तो जोड़ देते हैं या जल के अणु को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उन्हें कौन से ग्रुप में सम्मिलित करते हैं, हाइड्रोलेजेज। जैसे एग्जांपल देते हैं तो सारे के सारे आपके कौन से एंजाइम जो पाचक एंजाइम है वो सारे के सारे कौन से हो गए बेटा,
हाइड्रोलाइजेज हो गए, क्योंकि ये जब पाचन करते हैं तो पाचन करने के लिए क्रियाधार के साथ क्या जोड़ते हैं बेटा, जल जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल आपने लिया बेटा सुक्रोज, अब सुक्रोज के साथ जल जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होगा, सुक्रेज। अब सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज के साथ जल जोड़ेगा, जल जोड़ने से क्या होगा बेटा, क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस है फ्रुक्टोज, क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस है फ्रुक्टोज। इसका मतलब अब सुक्रेज है वो कौन से वर्ग में सम्मिलित होगा, हाइड्रोलाइजेज में, क्योंकि ये जल का क्रियाधार के साथ क्या जोड़ रहा है बेटा, जल के अणु को जोड़ रहा है, और जल के अणु के साथ जल का अणु जब किसी क्रियाधार के साथ जुड़ेगा तो बड़ा अणु किसमें टूटेगा बेटा, छोटे अणु में। तो जितने भी पाचन एंजाइम है वो सारे के सारे किस प्रकृति के होते हैं बेटा, हाइड्रोलाइटिक प्रकृति की। याद हो जूनियर क्लास में जब अपन ने पढ़ा था तो लाइसोसाइम में लाइसोसोम में पाए जाने वाले सभी एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं, हाइड्रोलाइटिक प्रकृति के। हाइड्रोलाइटिक प्रकृति का मतलब जल को जोड़ने वाले। अब जैसे एग्जांपल सुक्रोज हो गया, माल्टेज हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीज हो गया, ये सारे कौन से बेटा, हाइड्रोलाइजेज। तो सभी पाचन एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं, हाइड्रोलाइजेज। चौथा वर्ग है बेटा आइसोमेरेजेज। आइसोमेरेजेज से पहले समझ आता है बेटा, आइसोमर, आइसोमर किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, ऐसे पदार्थों को अपना आपस में क्या कहते हैं, आइसोमर या एक दूसरे के समावी कहते हैं। आइसोमर को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की जो घटना है उसको अपन क्या कहते हैं, समावीकरण या आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। और ग्रुप का नाम अपन ने क्या बनाया बेटा, आइसोमेरेज। अब आइसोमेरेज का क्या हो गया बेटा, वे एंजाइम जो क्रियाधार को अपने आइसोमर में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, आइसोमेरेजेज में सम्मिलित करते हैं। अब एंजाइम का नाम क्या होगा, कोई एंजाइम किसी क्रियाधार को अपने आइसोमर में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो अभिक्रिया की प्रकृति क्या होगी बेटा, समावीकरण, आइसोमेराइजेशन। तो उसका नामकरण करने के लिए उसके अंत में क्या लगाएंगे, ए सफिक्स लगाएंगे, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, आइसोमेरेज। तब तो प्रत्येक कौन सा लगेगा बेटा, एज लगेगा, और ग्रुप में कौन सा आएगा, आइसोमेरेजेज, आइसोमेरेजेज। अब जैसे एग्जांपल देते हैं बेटा PGAN 3-phosphoglycerol, इसका अणु सूत्र है बेटा CHO CHOH CH2OP। अब इसका दूसरा आइसोमर है बेटा, यहां से दोनों H हटा दो तो क्या बनेगा, CH2OH C-O CH2OP। अब दोनों का अणु सूत्र तो क्या है, सेम है। अब इसका नाम है 3-phosphoglycerol और इसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो जूनियर क्लास में आपको बताया था। अब कोई एंजाइम यदि 3-PGL को किस में कन्वर्ट कर देता है, DHAP में कन्वर्ट कर देता है, तो वो एंजाइम को, उस एंजाइम का नाम तो क्या होगा बेटा, आइसोमेरेज, क्योंकि वो अभिक्रिया की प्रकृति क्या होगी बेटा, आइसोमेराइजेशन। उसके अंत में सफिक्स लगा दिया अपन ने क्या, ए सफिक्स, तो क्या बन गया, आइसोमेरेज। और ग्रुप में कौन से में सम्मिलित कर देगा, आइसोमेरेजेज में, क्योंकि क्या कहा अपन ने, इस ग्रुप में उन एंजाइम को सम्मिलित करते हैं जो अपने क्रियाधार को अपने आइसोमर में क्या कर देते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं। अब जैसे 3-PGL को किस में, DHAP में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका पूरा नाम क्या होगा, ट्रायोड्स फॉस्फो आइसोमेरेज। अब 3-phosphoglycerol को अपने आइसोमर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या रखा, ट्रायोड्स फॉस्फो आइसोमेरेज। अब ये नामकरण किसके आधार पर रखा गया था, तो इसका मतलब क्रियाधार व रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर क्या गए हैं, क्यों क्या गए हैं नाम रखा ट्रायोड्स फॉस्फो आइसोमेरेज
तीन कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट ट्रायोज, 4 वाले टेट्रोज, 5 वाले पेंटोज, 6 वाले हेक्सोज। तो यहाँ ट्रायोज और साथ में ट्रायोज होने के साथ साथ उसमें क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट भी जुड़ा है। तो ट्रायोज फॉस्फो ये तो क्रियाधार हो गया। और अभिक्रिया की प्रकृति क्या है, आइसोमेराइजेशन। एंजाइम का नाम क्या हो गया, अंत में सफिक्स क्या लगा दिया, ए सफिक्स। तो एंजाइम का नाम क्या हो गया, ट्राइफॉस्फो आइसोमेरेज। ट्राइफॉस्फो आइसोमेरेज। अब ट्राइफॉस्फो आइसोमेरेज कौन से ग्रुप का एंजाइम हुआ, आइसोमेरेज ग्रुप का हुआ, क्योंकि क्या कर रहा है, ये अपने आइसोमर में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। फिर इसके पश्चात अगला ग्रुप आ रहा है लाइजेज, LYASES, लाइजेज। अब लाइजेज में कौन से एंजाइम को सम्मिलित किया है, लाइजेज वर्ग में उन एंजाइम को सम्मिलित किया गया है जो क्रियाधार में पाए जाने वाले CC, CN या CO बॉन्ड या बंध का क्या कर देते हैं, बिना जलापन के ब्रेक डाउन कर देते हैं। उन्हें कौन से वर्ग में सम्मिलित करते हैं, लाइजेज वर्ग में सम्मिलित करते हैं। वैसे एक शब्द लाइसिस है, लाइसिस का मतलब अपघटन, टूटना। तो यहाँ पे क्या करेगा, लाइसिस से शब्द बनाया क्या, लाइजेज। तो लाइजेज में क्या करें, LYASES है, ध्यान रखना। लाइजेज में कौन से एंजाइम को सम्मिलित करते हैं, उन एंजाइम को सम्मिलित करते हैं जो अपने क्रियाधार में या क्रियाधार में पाए जाने वाले CC या CN या CO बॉन्ड का क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। उन्हें कौन से वर्ग में सम्मिलित करते हैं, लाइजेज वर्ग में सम्मिलित करते हैं। अब देखो जैसे ये आपके पास आ गया CH3, ये आपके पास अगला कौन सा एसिड है, पायरुविक एसिड। कौन सा एसिड बेटा, CH3COOH। ये एसिड कौन सा है, पायरुविक एसिड। अब इसका कोई एंजाइम क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन करता है। क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन करता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन होने से क्या बचेगा, CH3CHO। और ये क्या बात कर रहे हैं बेटा, CO2। तो क्या बच गया बेटा, एस्टल्डिहाइड। अब इस एंजाइम का नाम क्या रखा आपने, पायरुविक डीकार्बोक्सिलेशन नाम रखा, क्योंकि ये क्या है, पायरुविक एसिड और उसका क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन के अंत में क्या लगा जाएगा, ए सफिक्स। एंजाइम का नाम क्या बन गया, पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज। अब पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज को सम्मिलित किसमें करेंगे, लाइजेज वर्ग में। लाइजेज वर्ग में सम्मिलित क्यों किया, क्योंकि यहाँ पायरुविक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड था, 3 कार्बन का कंपाउंड था। बन क्या रहा है आपके पास, 2 कार्बन का कंपाउंड कौन सा, एस्टल्डिहाइड। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड टूटा था, CC बॉन्ड का इसने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन। क्या कहा आपने, लाइजेज वर्ग में उन एंजाइम को सम्मिलित किया गया है जो क्या करते हैं, CC या CN या CO बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। उन्हें अपन किसमें सम्मिलित करते हैं, लाइजेज वर्ग में। तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम होगा, लाइजेज वर्ग का। क्योंकि लाइजेज वर्ग में किनको सम्मिलित किया गया है, उन एंजाइम को सम्मिलित किया गया है जो अपने क्रियाधार में पाए जाने वाले CC या CN या CO बॉन्ड का क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन। लेकिन साथ में शर्त क्या है, बिना जल अपघटन के, क्योंकि जल अपघटन की सहायता से भी CC या CN CO बॉन्ड ब्रेक डाउन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लाइजेज में किनको सम्मिलित करेंगे, उन एंजाइम को सम्मिलित करेंगे जो विदाउट हाइड्रोलाइसिस क्या करते हैं, क्रियाधार में पाए जाने वाले CC या CN या CO बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं। वो कौन से लाइजेज। छठा है लाइगेजेज। अब ये लाइगेज था और ये क्या था, लाइगेजेज, LIGES। लाइगेजेज में कौन से एंजाइम को सम्मिलित करते हैं, उन एंजाइम को सम्मिलित करते हैं जो 2 क्रियाधार के बीच पाए जाने वाले कौन से CC या CN या CO बॉन्ड का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। उन एंजाइम को कौन से वर्ग में सम्मिलित करते हैं, लाइगेजेज। कौन से वर्ग में,
लाइगेजेज कौन सा होगा? लाइगेजेज का अर्थ है कि इस वर्ग में उन एंजाइम को सम्मिलित करते हैं जिसमें CC या CN या CO बॉन्ड का क्या होता है, दो क्रियाधार के बीच में निर्माण होता है, उन्हें किस में करते हैं? लाइगेजेज में। अब एक एंजाइम क्या कर रहा था? डीकार्बोक्सिलेशन, तब तो CC बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है, तब तो वो कौन से ग्रुप का हो जाएगा? लाइगेज। और एक इसके स्थान पर डीकार्बोक्सिलेशन के स्थान पर क्या कर दो आप? कार्बोक्सिलेशन कर दो। अब कार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या होगा? क्रियाधार, दो क्रियाधार के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? CC बॉन्ड बनेगा। जैसे अपन कह रहे हैं बेटा एग्जांपल, अभी हमने थोड़ी सी पहले एग्जांपल दिया था आपको कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है कौन सा? PEP। अब उसके साथ क्या बनती है बेटा? CO2 क्या बनता है? ऑक्सोएसिटिक एसिड। ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन। इसमें कितना कार्बन है? 1 कार्बन। इसका मतलब अब CO2 PEP के साथ क्या होगा बेटा? जुड़ेगा। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा? CC बॉन्ड बन रहा है, तो दो क्रियाधार के बीच CC बॉन्ड का निर्माण करने वाला या CN या CO बॉन्ड का निर्माण करने वाला एंजाइम कौन से बॉन्ड में सम्मिलित करते हैं? लाइगेज में। अब इस एंजाइम का नाम क्या हो गया? क्रियाधार क्या है? PEP। और रिएक्शन की नेचर क्या है? कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम का नाम क्या हो गया? PEP कार्बोक्सिलेज। अब PEP कार्बोक्सिलेज कौन से बॉन्ड का एंजाइम हो गया? लाइगेज का। कौन से बॉन्ड का? लाइगेज का। या दूसरी तरफ अपन एग्जांपल लेते हैं बेटा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं राइबोज मोनोफॉस्फेट। राइबोज मोनोफॉस्फेट एक 5 कार्बन की क्या शर्करा है, उसके साथ क्या जुड़ेगा? CO2 जुड़ेगा, तो 6 कार्बन का बेटा वो एसिड बनता है। अब ये 6 कार्बन का है, ये 5 कार्बन की शर्करा है, ये कार्बन है। अब इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बना है? एक बॉन्ड पर एक CC बॉन्ड बना है। तो एंजाइम का नाम आपने यहां दिया है रूबिस्को। रूबिस्को क्यों नाम दिया? ये आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण में। अब रूबिस्को में कौन से प्रकार के एंजाइम होगा? लाइगेज का। या DNA के एक अणु को DNA के दूसरे अणु के साथ जोड़ने का कार्य भी कौन सा एंजाइम करता है? लाइगेज, क्योंकि यहां भी CC बॉन्ड का निर्माण होता है। थैंक्स। इसके साथ ये लेसन है कंप्लीट।